हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की हमारी क्लास है पेपर थर्ड एल्गी, ब्राइफाइट एंड लाइकेन से। ठीक है, इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है हॉट, ठीक है, वो क्या है, एल्गीज के कैरेक्टर्स। थोड़ा सा प्रीवियस क्लास के अंदर हम आते हैं, किसी भी चीज़ को समझने के लिए वही 5-6 पॉइंट्स हमको नेसेसरी थे। तो लास्ट क्लास में हमने सिंपल कैरेक्टर्स देखे थे, किसके, एल्गीज के। ठीक है, और वो हैबिचुअल कैरेक्टर्स की अगर अपन बात करें तो उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट लिया था हैबिट एंड हैबिटेट, प्रकृति, ठीक है, और आवास, ये हो गया सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया हैबिट एंड हैबिटेट के बाद में थैलस, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और उसी में अगर अपन बात करें तो सेल स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर और सेल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, मतलब थैलस या सेल की बात करें तो सेल का संगठन में हो गया उसके कोशिकांग, और थैलस के संगठन में हो गया कोशिका या टिश्यूज का संगठन। ठीक है, तीसरा हम यहाँ पे बात करें तो हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो था वो था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एंड फूड रिजर्व, प्रकाश संश्लेषी वर्णक और संचित भोजन के रूप में। ये हमारा पॉइंट था। पॉइंट नंबर 4 पे हम यहाँ पे आए थे रिप्रोडक्शन, जिसमें वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शंस अगर हैं तो, किसी में नहीं है तो उसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे, किसी में तीनों हैं, किसी में 2 टाइप के हैं। फिफ्थ पॉइंट जो यहाँ पे था वो था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्लियर है। पीढ़ी एकांतरण, हमने कहा कि जो 2 स्पष्ट पीढ़ियां यहाँ पे मिल रही हैं, कौन कौन सी, एक मिल रही है स्पोरोफाइट, एक मिल रही है गैमेटोफाइट। तो एल्गीज में ज़्यादातर जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट है, और ज़्यादातर पादप जो है वो हैप्लॉइड्स के रूप में मिल रहे हैं। तो ये सामान्य लक्षण थे, हमने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्कशन कर लिया नॉर्मल। अब एक्चुअली में एक और इसके बाद बढ़े तो वो हो गया क्लासिफिकेशन। ये हो गया इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो डिस्कशन करना है उसके अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट क्या आ जाता है। यहाँ पे हमारा पॉइंट ये है कि हमें क्या लिखना है। तो देखिए, आपको क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जाना है कि एग्जाम में आपसे पूछा क्या गया है। जैसे कि अपन ने अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन था अबाउट देन, 6 चौक 24, 4 क्वेश्चंस करने थे, और वहीं हमारे पास में 9 नंबर की आ रही थी न्यू टाइप या 10 नंबर की आ रही थी न्यू टाइप। तो जैसे यहाँ 10 नंबर की न्यू टाइप और 6 नंबर का हमारा आ रहा है क्वेश्चन।
ठीक है। तो ऐसे में अब हमें ये देखना है, क्योंकि नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो 6 नंबर का मतलब हो गया 33 नंबर में एक तरीके से 5वां हिस्सा, मतलब 20% है ये, अबाउट देन 18 से 20% है ये इस पेपर का, एक पेपर का 20% हिस्सा है ये। वहीं अगर आपका पेपर 100 नंबर का होता तो आपसे यही क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाता? 20 में। क्लियर है? तो यहाँ पे वैल्यूएशन को ऐसा मत समझिए, ठीक है, कि मेरे से तो 6 नंबर का पूछा है तो मैं तो इतना ही लिखूं, नहीं, 20 नंबर का पूछा है तो कम से कम मेरे को 6-7 पेज भरने चाहिए, ऐसा नहीं वैल्यूएशन करना है। यहाँ पे स्ट्रेटर्जी अपनी जो है वो 12th पेपर से कुछ चेंज आ रही है। 12th पेपर में अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा सीरीज में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4, 6 तक। यहाँ पे सिस्टम अलग है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, ठीक है। तो ऐसे आप दिमाग पे हावी ना होने दें कि हमारा पेपर जो है ये मात्र 34 नंबर का ही तो है, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में इसी पेपर को अगर यूनिवर्सिटी ने 300 नंबर का कर दिया होता तब क्या दिक्कत थी? तीनों पेपर कितने मार्क्स के हो जाते हैं? 100-100 मार्क्स के, और वही क्वेश्चन जो 6 नंबर का आप अटैम्प्ट कर रहे हो यहाँ पे कितने अटैम्प्ट का हो जाता? 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन हो जाता। तो इसकी वैल्यूएशन को आप ऐसे जज ना कीजिए कि 100 नंबर का पेपर नहीं है, 34 नंबर का है, बहुत ईजी है। दूसरा, 6 नंबर का ही तो है क्वेश्चन मैक्सिमम, तो इसको तो मैं 1.5-2 पेज भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली में आप पेपर के टोटल मार्क्स से उस क्वेश्चन की परसेंटेज निकालिए, तो ये क्वेश्चन आपका एक्चुअली में 20% का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स पे मत जाइए, यहाँ पे उसकी वैल्यूएशन पे जाइए कि टोटल पेपर जिसकी 4 यूनिट्स हैं, उन 4 यूनिट का 20% एक क्वेश्चन लेके जा रहा है। अर्थात हमें क्या करना है, तो चाहे ये पेपर आपका 100 नंबर का हो, चाहे 34 नंबर का हो, क्वेश्चन आपको 20 नंबर का पूछा जाए, चाहे 6 नंबर में पूछा जाए, आपकी वैल्यूएशन सेम ही होगी। एक चीज़, हाँ, इसमें जो अंतर आ रहा है उसको देखिए। मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो है इसमें 2 ऑप्शंस डाल दिए, ठीक है, जैसे कि उन्होंने कह दिया कि एल्गीज के जनरल कैरेक्टर भी बताइए और एल्गीज के पिगमेंट्स के बारे में भी बताइए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो यहाँ पे 6 नंबर में उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछ लिए आपसे, ठीक है। तो ऐसे में अगर अपन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सिंपल वे में हमारे दोनों के दोनों क्वेश्चंस 3-3 नंबर के मार्क्स में डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ, अगर वो कुछ वैल्यूएशन ऊपर नीचे करेगा तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी दे देगा, जैसे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, दूसरा 4 मार्क्स का, और इक्वली है तो दोनों 3-3 मार्क्स के हो गए। क्लियर? तो यहाँ पे अब हमको जज करना है, पहले नहीं करना था, पहले चाहे 20 मार्क्स का हो चाहे 6 मार्क्स का हो, हमको उतनी ही उसकी वैल्यूएशन करनी थी। लेकिन यहाँ पे अब चेंजेस हो गया है, 6 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है? 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछ लिए, तो अब यहाँ पे जो उस क्वेश्चन की वैल्यू है वो आधी हो गई है। अब अगर आप अभी भी वही 6 पेज भरते हैं तो 6 पेज इसके 6 पेज इसके, तो आप चौथे क्वेश्चन तक पहुँच नहीं पाएंगे और समय समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो जजमेंट है क्वेश्चन का वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही लेना है। पहले से हम इसको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें क्या लिखना है। अगर इस तरीके से रटंत विद्या हम करेंगे तो हम एक्चुअल मार्क्स नहीं ले पाएंगे। क्लियर है? वहीं मान लीजिए हम इसको 3 नंबर के अकॉर्डिंग लर्न करके जाते हैं और इसकी क्वेश्चन वैल्यूएशन की आ गई 6 मार्क्स की, तो अब ये तो पेपर का 20% हो गया। ऐसे में अगर आप 3 मार्क्स की इक्विवेलेंट लिखते हैं 1.5-2 पेज, तो आपको फिर मार्क्स कम मिलेंगे। हमें लगता है हमने पेपर बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारी वैल्यूएशन के दौरान जो मार्क्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये है हमारे सबसे बड़ी कमी। 12th पैटर्न और पीजी पैटर्न में सबसे जो यूजी पैटर्न हम यहाँ पे ले रहे हैं बीएससी का यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, उसमें बहुत अधिकांश बच्चे जो हैं वो इसी सीक्वेंस में मात खा जाते हैं और उनकी परसेंटेज जो है वो 12th बेस से फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, रिड्यूस। ठीक है? और उसका पूरा ब्लेम जो है या तो जाता है बच्चे के ऊपर कि उसने पढ़ाई नहीं करी,
या फिर ब्लेम जाता है मैनेजमेंट के ऊपर कि उन्होंने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, जबकि उसका सबसे बड़ा जो एक तरीके से क्रूशियल सेगमेंट है वो ये है मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब क्वेश्चन की मार्किंग जो डिफरेंस या डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कर रखा है। तो ये वैल्यूएशन हमें एग्जामिनेशन हॉल में ही करना है। कैसे? आइए वापस इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको 6 स्टेप्स में इसको कंप्लीटली समझा दिया, ठीक है। और वहाँ आपको हैबिट के बारे में कंप्लीट बता दिया कि ये एक तरीके से यूनिक्विशेंट है, क्या बोलते हैं क्यूटियल, और दूसरा यूनिवर्सल हम कह सकते हैं, सर्वत्र है, हर जगह एल्गीज मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, मौसम कैसा होना चाहिए? आर्द्र और जलयुक्त। शुष्क परिस्थितियों में हैं एल्गीज की बहुत एग्जांपल्स हैं, लेकिन वो भी बरसात के दिनों में या नमी के दिनों में ही होती हैं, हर वक्त नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो एक्वेटिक हैं, उसके अलावा हर अनयूजुअल हैबिट्स पे भी इनकी उपस्थिति पाई जाती है। क्लियर? तो ऐसे इनकी हैबिटेट की अगर वो हैबिटेट हो गया, हैबिटेट में हम इनको अलग अलग स्थानों के ऊपर दर्शा सकते हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो ज़्यादातर ये एक कोशिकीय हैं। साइनोफाइसी की हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक हैं। उसके अलावा कुछ कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़कर फिलामेंट्स या ब्रांचिंग संरचना बना लेती हैं, एक सूडो थैलस का निर्माण कर लेती हैं, आवासीय। जबकि कुछ हायर एल्गीज जो हैं वो वास्तव में जो है थैलस का ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, ठीक है। और वहीं और भी बहुत ज़्यादा अलग हैं, जैसे कि कारा जो अपने आप को इक्विसिटम या टेरिडोफाइट्स के इक्विवेलेंट जो है संरचना प्रेक्षित करती है। उसी तरीके से उसकी कोशिकीय संरचना के सारे संगठन, ठीक है। देन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हम बात करें तो मेन पिगमेंट हो गया क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। उसके अलावा इसके अंदर है कैरोटिनॉइड्स जिसके 2 पार्ट्स हैं, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स। उसी तरीके से हम बात करें तो फाइकोबिली प्रोटीन जिसमें है फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन। ये कुछ पिगमेंट्स के रूप में हो गया। अब अलग अलग कैटेगरीज में साइनोफाइसी में अलग है, रोडोफाइसी में अलग है, फियोफाइसी में अलग है, जेंथोफाइसी में अलग है, क्लोरोफाइसी में अलग है। तो ये इनका मुख्य पिगमेंट हो गया। रिजर्व फूड मेनली किस रूप में? स्टार्च के रूप में, लेकिन इसके अलावा ग्लाइकोजन्स के रूप में है, स्टार्च के अलावा जो है अन्य कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में है, कुछ के अंदर ऑयल ड्रॉप्स और फैटी एसिड्स के रूप में है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हो गई, ठीक है। स्टार्च के भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल अलैंगिक, सेक्सुअल लैंगिक जनन के रूप में पाया जा रहा है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो इन सारी चीज़ों में अब हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि हमको 6 नंबर में क्या लिखना है और 3 नंबर में क्या लिखना है। तो इसको एक एवरेज रूप में हम लेके चलें तो जैसे आपको मैंने कहा कि कितने पॉइंट हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन को हटा दीजिए, क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कैरेक्टर्स में। क्लासिफिकेशन तो पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल हमको आ जाता है, जैसे साइनोफाइसी का हम ले लेते हैं नॉस्टॉक या क्लोरोफाइसी का हम ले लेते हैं वॉल्वॉक्स। तो अब हमको उनका क्लासिफिकेशन करना है, क्लियर है। तो वो एक अलग चीज़ है। तो क्लासिफिकेशन को यहाँ से हटा देते हैं। ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। अब इन 5 पॉइंटों को हमको इलिब्रेट करके समझाना है। तो नॉर्मली अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो हर पॉइंट के लगभग 5-5 पॉइंट बना दीजिए, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 4, ठीक है। तो लगभग 5 पॉइंट के 5 और 5 25, तो लगभग 20 से 25 पॉइंट हो जाते हैं। इसके अंदर आराम से हम इसको समझा सकते हैं कि इसके अंदर डिटेल्ड में समझा सकते हैं 3 नंबर से 4 नंबर में, ठीक है। 25 है तो और कम कर दीजिए, लगभग 15 पॉइंट के करीब ला दीजिए। अगर 3 मार्क्स का है तो सबके कितने ले लीजिए, 3-3 पॉइंट्स बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर ये 6 नंबर की बात करें तो हालांकि ये क्वेश्चन 6 नंबर में नहीं पूछा जाता, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इसको 6 नंबर में लाएं तो फिर हम इसको ओवरऑल क्या करेंगे, एलिब्रेट कर देंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम हैबिट के देंगे, कुछ एग्जाम्पल हैबिटेट के, कुछ एग्जाम्पल्स हर चीज़ के एग्जाम्पल्स के साथ इसको एलिब्रेट करेंगे। और एलिब्रेट करने के बाद हम इसको कंप्लीट तरीके से एक पैकेज के रूप में बना के इसको 6 नंबर का रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। तो ये हो गई हमारी चीज़। तो चीज़ वही होती है। इसी चीज़ को आपको एल्गी के सामान्य लक्षणों को 2 नंबर में भी या 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इससे क्वेश्चन की वैल्यूएशन नहीं खराब होती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 1 नंबर में पूछ लिया गया तो हम केवल हैबिटेट को बता दें, बाकी को छोड़ दें, 1 नंबर के लायक यही था। नहीं, 1 नंबर में भी आपको 5 पॉइंट दिखाने हैं, 2 नंबर में भी 5 पॉइंट दिखाने हैं, और 20 नंबर का आ जाएगा तो भी आपको 5 पॉइंट दिखाने हैं, ठीक है। यहाँ पे एनलार्जमेंट होएगा पॉइंट्स का।
तो हैबिट की एक लाइन हो गई, ऑर्गेनाइजेशन की एक लाइन, पिगमेंट रिजर्व फूड की एक लाइन, रिप्रोडक्शन की एक लाइन और क्या बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की एक लाइन। हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन, 5 लाइनों में कंप्लीट। क्लियर है? तो बेसिक स्ट्रक्चर तो यही चीज़। अब आप कोई सी भी एल्गी पढ़ लेना, कोई सा भी ब्रायोफाइट पढ़ लेना, हम उनको इन्हीं 5 पॉइंटों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ताकि हमको करेक्टर्स भी याद रहे और सिस्टमेटिक तरीके से हम इनकी पोजीशन को भी आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक किसके ऊपर, हैबिट एंड हैबिटेट के ऊपर। अब आज हम इसी पॉइंट को इलिबरेट करेंगे, डिटेल्ड में पढ़ेंगे हैबिट्स को और हैबिटेट्स को। ठीक है, ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट पे आते हैं। तो हैबिट एंड हैबिटेट में फर्स्ट अगर अपन हैबिट्स की ओर चलते हैं, हैबिट्स तो हो गया यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर हो जाएंगी और सरल होती हैं, जड़ तना पत्ती में अविभेदित होती हैं, प्रिमिटिव होती हैं, ऑटोट्रॉपिक होती हैं। ये तो सारे की सारी चीज़ें हो गई हमारी हैबिट्स की। यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे किसकी, हैबिटेट की। स्वभाव या प्रकृति व आवास। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट की हम बात करें तो नॉर्मली सीधे ही पॉइंट पे आते हैं कि सामान्यतः जो इनकी हैबिटेट है वो कैसी है, जलीय, एक्वेटिक। तो नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, दीज आर एक्वेटिक। जलीय आवास। ठीक है, सामान्यतः जल इनको चाहिए क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन और क्या बोलते हैं अपने सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए वाटर इनके लिए क्या है, इसेंशियल। अब अगर अपन पृथ्वी पे जल की बात करें तो जल के लिए हम कह सकते हैं कि अबाउट देन 76-78% जो हमारी पृथ्वी है वो किससे कवर्ड है, वाटर से। क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और लगभग उसमें से भी 12% के करीब जो है वो लैंड है। बाकी की अगर अपन बात करें तो जो सरफेस थी, अर्थ सरफेस, जो कि पानी से कवर्ड नहीं थी, वो किस में कन्वर्ट है, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, और फिर हमारी जो बचती है वो किस में आ जाती है, लैंड में। और अगर हम नॉर्मल वे में कहें तो पादप ज़्यादातर कहाँ पे, मिट्टी में या लैंड पे ही ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो एडेप्टेशन है वो कहाँ आ जाती हैं, लैंड की तरफ। दूसरी तरफ हम जाएं तो वो जो लैंड का हिस्सा है उसको भी हमने किस में कर लिया, रेजिडेंस और एग्रीकल्चर्स में। तो हमारे पास में फील्ड रह गया बहुत ही कम। अब एक्वेटिक की तरफ अगर हम चल रहे हैं तो एक्वेटिक जो हमने बांटा लगभग 78% हिस्सा, 77-78, उसमें हम जल को 3 मुख्य भागों में बांट देते हैं, जिसमें अगर अपन कहें तो फर्स्ट भाग जो है दैट इज फ्रेश, दैट इज फ्रेश वाटर।
दूसरा इसी का क्राइटेरिया हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं फ्रेश वाटर के बाद, दैट इज सलाइन। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हम ले सकते हैं मराइन। फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर, मराइन वाटर। ठीक है, तीनों में क्या अंतर है? इसको हम बोल देते हैं स्वच्छ, इसको हम बोल देते हैं लवणीय, और इसको हम बोल देते हैं समुद्री। ठीक है, समुद्री। क्लियर? अब तीनों में क्या अंतर है? तो हम एक सिंपल सा अंतर जानते हैं कि ये एक तरीके से पीने योग्य है, ये पीने योग्य नहीं है, और ये भी पीने योग्य नहीं है। लेकिन इस योग्यता का प्लांट्स पे क्या प्रभाव है? प्लांट्स तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उनके लिए नेसेसरी है। ठीक है, जो नहीं है ज़रूरत उनको छोड़ देते हैं, बाकियों को ले लेते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो उपयोगिता है वो बेसिकली मिनरल्स या सॉल्ट की उपस्थिति तो है ही, उसके अलावा है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा, अगर हम पादपों के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि पादप पिएंगे नहीं, पादप तो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे में रूट्स की अगर अपन बात करें तो रूट्स के लिए, इन वाटर्स के लिए अगर हम सीधे सीधे कहें, हालांकि एल्गीज में रूट्स नहीं है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो उसमें यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा से प्रभाव पड़ रहा है। तो हमने 3 कैटेगरीज बांट दी। तो स्वच्छ जलीय, अब स्वच्छ जलीय की अगर अपन बात करें तो स्वच्छ जल कहाँ कहाँ पर हो सकता है? तो स्वच्छ जल का सबसे मेन स्रोत जो है वो तो हो गया रेन, और दूसरा हो गया आइस। ये 2 वाटर जो हैं हमको स्वच्छ वाटर के रूप में मिल जाते हैं। अब इनके स्रोत, तो स्रोत की हम बात करें तो ये सबसे बेस्ट स्रोत जैसे हो गया नदी, कोई पोखर, कोई झरना, कोई तालाब। ठीक है, इस तरीके की जो संरचनाएं हैं वो किस में आ जाते हैं? फ्रेश वाटर के अंदर। वहीं, और फ्रेश वाटर का मतलब भी ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए भरा गायब हो गया, एक तरीके से प्रतिवर्ष भरने वाली जगह या साल भर भरी रहने वाली जगह की बात कर रहे हैं हम पानी से। ठीक है, अब फ्रेश वाटर की हम बात करें तो फ्रेश वाटर के उपस्थिति भी हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक अगर हम बात करें तो दैट इज रनिंग वाटर। ठीक है, और इसी की दूसरी कैटेगरी की हम बात करें तो दैट इज स्टैग या स्टैग्नेंट वाटर। रनिंग वाटर की तरफ हम चले तो इसको हम बोल सकते हैं स्थिर। जल, ओ सॉरी उल्टा हो गया। रनिंग वाटर की बात करें तो हम कह सकते हैं प्रवाहित जल, और स्टैग वाटर का मतलब हो गया स्थिर जल। स्थिर जल का मतलब जैसे कि कोई पोखर, कोई खड्डा, ठीक है, कोई तालाब जिसके अंदर पानी एक जगह पे रुका हुआ है, बहकर नहीं जा रहा है। रनिंग वाटर की अगर अपन बात करें तो इसको हम कर सकते हैं रिवर, झरना, कोई नदी, ठीक है, कोई स्प्रिंग या कोई बरसाती नाला। नाला भी हम ले सकते हैं, कैनाल्स। ठीक है, कैनाल्स क्यों ले सकते हैं? क्योंकि कैनाल्स ज़्यादातर स्टैग वाटर जो है, जैसे कि डैम्स हो गए, कोई लेक्स हो गई, इनसे स्टिल वाटर, एक्स्ट्रा मूवमेंट जो है वो फ्लो ऑफ हो जाता है, और वो जो है वो छोटे नालों के रूप में बनता है। और ऐसे में ये जो स्प्रिंग्स है वो नाला, और नाले से बनती है रिवर, और रिवर से बनती है एक तरीके से लॉन्ग रिवर्स, और वो जाके किस में मिलती हैं? फिर ओशियंस में। वहीं स्टैग वाटर की हम बात करें तो इसमें हम यूज में ले सकते हैं पॉन्ड, कोई पोखर, ठीक है, कोई लेक, तालाब। क्लियर है? जहाँ पे वाटर क्या है? स्टैग है, बह नहीं रहा है। क्लियर है? अब क्या क्या अडेप्टेशंस होंगे?
अगर हम एल्गीज की हम बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास दो तरीके की हो गई। अब इसमें क्या अडेप्टेशंस हो सकते हैं? ऐसे में ऐसी एल्गीज जो एक तो समूह में होंगी, अकेली एल्गी अगर प्रवाहित होती है तो उसके लिए समस्याएं ज़्यादा हैं। स्पोर्ट्स प्रवाहित होते हैं, लेकिन एल्गीज, तो ज़्यादातर एल्गीज यहाँ पे एक तरीके से सिनोबियल या क्लस्टर्स के रूप में मिलेंगी आपको, ठीक है, गुच्छों के रूप में, जिसको हम बोल सकते हैं एग्रीगेशन, समूहन के रूप में। और वही कुछ चीज़ें स्थिर जल की बात करें तो उसमें भी समूहन के रूप में और एकल के रूप में ही पाई जाती हैं। स्टैग वाटर में बेसिकली क्या है, स्टैग वाटर में कुछ एल्गी जो हैं, क्योंकि इनमें जड़ कणापत्ति का अभाव है, लेकिन इनकी जो वेंट्रल सतह है उनसे कुछ विशेष संरचनाएं या रेशेदार संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें हम राइजोइड्स या राइजोम्स कह सकते हैं, ठीक है। और ये संरचना जो होती हैं, ये अगर पानी थोड़ा सा छितला है, कम ऊंचाई का है, तो ये नीचे के कीचड़ या धरातल से सटीक जुड़ जाती हैं और अवशोषण में सहायक होती हैं, जिसकी वजह से स्टैग वाटर के ऊपर भी ये दो स्थिति में पाई जाती हैं। एक में होती हैं स्टैग और एक में होती हैं फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग की हम बात करें तो ये रुके हुए जल के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर तो एल्गी रुक ही नहीं सकती, ये तो जल की धारा के साथ एल्गी भी बहेगी, क्लियर है। तो यहाँ पे तो एक सिंपल सा मैनर है, लेकिन यहाँ पे दो मैनर्स हैं, एक नीचे की किसी ठोस चट्टान के साथ या किसी किनारे के साथ में, या नीचे की जो धरातल है, कीचड़ है, गाद है, उसके अंदर धसी हुई है, तो दैट इज एक। दूसरी अगर अपन बात करें तो दूसरा हो गया किसके लिए, फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग का मतलब हो गया कि ये क्लस्टर्स के रूप में हैं, इनकी राइजोइड्स किसी सरफेस से, किसी सबस्ट्रेट से चिपके हुए नहीं होते, और ऐसे में एल्गी जो हैं वो रुके हुए पानी की सतह के ऊपर हवा के साथ या लहरों के साथ या तरंगों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे धीरे धीरे मूव कर रही है। लेकिन वाटर कैसा है, रुका हुआ है। अब इसी में एक स्ट्रेटर्जी, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में हम एक स्ट्रेटर्जी और ले सकते हैं, वो है मर्ज्ड और सबमर्ज्ड, ठीक है। सबमर्ज्ड अगर अपन बात करें तो निमग्न, मतलब जल की सतह के ऊपर है या जल की सतह कर अंदर की तरफ होती है। ये भी हम यहाँ पे कैटेगरीज दोनों के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज के एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ऐड करें तो जैसे स्टैग्नेंट वाटर और रनिंग वाटर, तो रनिंग वाटर के अंदर हम यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं लाइक क्लेडोफोरो, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनिया, क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, या आपने 12th क्लास के अंदर भी डिटेल्स में पढ़ा होगा, फीते के समान बिल्कुल चपटा, उडोगोनियम, ठीक है। क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम आदि एग्जाम्पल्स हम इसके अंदर आसानी से ले सकते हैं। एक इसी के अंदर अगर अपन और कहें तो एग्जाम्पल जैसे कि क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा की अगर अपन बात करें तो क्लेडोफोरा जो है वो क्या कर रहा है, इस रनिंग वाटर के अंदर है लेकिन फ्री फ्लोटिंग है, ये पानी की धाराओं के साथ। एक और नाम इसमें लिख देते हैं, बैट्रेकोस्पर्मम, बैट्रेकोस्पर्मम। अगर अपन इन दो की एग्जांपल लें, बैट्रेकोस्पर्मम एंड क्लेडोफोरा की, तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये एकल हैं, गुच्छे में कभी कभार होते हैं, अर्थात एकल भी हो सकते हैं और गुच्छे में भी हो सकते हैं। और ये दोनों के दोनों जो है वो जल के साथ, उसकी धारा के साथ क्या हो जाते हैं, प्रवाहित हो सकते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों के लिए एक वर्ड दे देते हैं, दीज आर फ्री फ्लोट, मुक्त प्लावी। ये किसी चीज़ से चिपकते नहीं हैं और जल की धारा के साथ मुक्त रूप से क्या हो कर सकते हैं, प्लावन कर जाते हैं या प्लावित हो जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर अपन यूलोथ्रिक्स की बात करें तो यूलोथ्रिक्स हो गया, उडोगोनियम हो गया, ये एकल या समूह में हो सकते हैं। दूसरी चीज़, ये उस
नाले की जो आधारीय संरचना है उससे क्या रहते हैं, जुड़े होते हैं। अर्थात ये पानी के साथ बहते नहीं है, एक जगह पे रुके होते हैं। हेलो, ठीक है। तो फ्रेश वाटर के अंदर हमारे पास हो गया एक रनिंग वाटर, और रनिंग वाटर सेगमेंट के लिए भी हमने दो चीज़ें एग्जांपल दे दिए, सिंपल वे में समझेंगे। बैट्रिकोस्पर्मम क्लेडोफुला जो है वो एक तरीके से क्लस्टर्स के रूप में है और सिंगल भी रहती हैं और पानी की सतह के साथ में। वहीं जैसे अगर अपन यूलोथ्रिक्स की बात करें, ठीक है, या उडोगोनियम की बात करें, उडोगोनियम भी फ्री फ्लोटिंग है। यूलोथ्रिक्स की हम बात करें तो यूलोथ्रिक्स में एक सिंपल सा डायग्राम, दीज आर रिबन शेप, और ये उसमें ज़्यादा सेल्स नहीं होती हैं, और आधारीय कोशिका जो है दैट इज होल्ड फास्ट सेल, ठीक है। और उसमें एक तरीके से रिबन टाइप जो है वो एकल क्लोरोप्लास्ट जो है वो मिल रहा है, ग्रीन इन कलर, क्लोरोफाइसी का सदस्य, ठीक है। और इसकी सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ लीनियर पोजीशन में होती हैं, और ये आधारीय कोशिका क्लोरोप्लास्ट रहित होती है, दैट इज होल्ड फास्ट, क्लियर। तो ऐसे में ये उस बहते नाले या किसी नदी के किनारे या आधार से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, और ये पानी के साथ कभी भी फ्लो नहीं करते, लेकिन इनकी उपस्थिति सदैव बहते पानी में ही होती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या फ़ायदा मिल रहा है कि ये पानी के साथ बह नहीं रहे, लेकिन पानी की धाराओं के साथ ये लहराते रहते हैं। तो ये हो गया स्टैग्नेंट या स्टैग वाटर के लिए हम बात करें, स्टैग्नेंट या स्टैग वाटर की हम बात करें तो स्टैग वाटर के लिए भी हम यहाँ पे दो वैरायटीज ले सकते हैं। एक हो गया फ्री फ्लोटिंग जो तैरती रहती है सतह के ऊपर, और एक हम बात कर सकते हैं जो मर्ज्ड हैं या धरातल से जुड़ी हुई हैं, क्लियर है। तो ऐसे में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लें, जैसे कि क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोमोनास, ये एकल एल्गी है और एकल एल्गी के रूप में ये चलती है,